दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को उनके दोस्त से धोखा मिल गया है। ये धोखा किसी और ने नहीं दिया है बल्कि उन्हीं के जापान ने दिया है, जिसने अब ईरान से हाथ मिलाया है। जापान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बात करी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाज को उतार दिया है। इस युद्ध में पहली बार है कि जापान अपने जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ला पाया है और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि इस युद्ध में जापान अमेरिका की तरफ रहा है और अब पासा पलट गया है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी ईरान ने अमेरिका के समर्थक देशों को दो धड़ में बांट दिया है। फिलहाल अपनी मेन खबर पर आते हैं दोस्तों, जो कि है 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार हुआ है जब जापान से जुड़ा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा है और ईरान की परमिशन से। इससे यह साबित हो चुका है कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का कंट्रोल है। अमेरिका की रजामंदी का असर ना के बराबर है। जापान ने खुद इस बात की पुष्टि करी है कि उसका एक टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर गया है और वो ईरान के साथ सहयोग जारी रखेगा। इसका मतलब साफ है कि अब ईरान को जापान का सपोर्ट मिल गया है। जापान की जो प्रधानमंत्री हैं सनाए ताकाइची, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक स्टेटमेंट दिया है और लिखा है कि हमने पुष्टि करी है कि फारस की खाड़ी में फंसा जापान से संबंधित एक जहाज 29 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित रूप से गुजर गया है, खाड़ी से बाहर निकल गया है और अब जापान की ओर बढ़ रहा है। जहाज पर 3 जापानी चालक दल के सदस्य सवार हैं। जापान लगातार ये कहता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जापान सहित सभी जहाजों का निर्बाध और सुरक्षित आवागमन सुरक्षित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसने इस मामले पर ईरान के साथ बातचीत करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान को यह बात बताई। जापानी नागरिकों की सुरक्षा सहित सरकार के दृष्टिकोण से हम इस जहाज के गुजरने को एक सकारात्मक घटनाक्रम मानते हैं। जापान ईरान के साथ बातचीत जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जापान से संबंधित शेष जहाजों सहित सारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित और निर्बाध रूप से गुजर सके। इस बयान के बाद यह भी बात कंफर्म हो गई है कि जापान अब ईरान के सपोर्ट में आ गया है और उसकी ईरान के नेताओं और लीडर से बात हो रही है। जापान इस बात को साफ साफ कह रहा है कि वो ईरान के साथ अपना सहयोग बनाकर रखेगा, बातचीत भी जारी रहेगा ताकि उसके जो और जहाज इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है वो भी इसी तरीके से ईरान की रजामंदी और ईरान के सपोर्ट से बाहर आ सके। अब जो जहाज जापान का निकला है वो इन युद्ध के 2 महीने के बाद निकला है। सऊदी अरब का तेल ले जा रहा ये इदेमित्सु मारू टैंकर है, जो कि पनामा फ्लैग के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके निकला है। LSEG शिपिंग डेटा से पता चला है कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ऐसा करने वाला ये जापान से जुड़ा पहला कच्चा तेल टैंकर है। 28 फरवरी को अमेरिका ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल और बाकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे प्राकृतिक गैस हो गया हो, LNG हो गया हो, इन सब की आपूर्ति बाधित हो चुकी है। इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद था क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया था। जापान जो है वो अपने तेल आयात का 95% हिस्सा इसी क्षेत्र से प्राप्त करता है, यानी कि जापान का 95% जितना भी क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो गल्फ से ही आता है। अब इसका जितना अधिकांश हिस्सा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता था, लेकिन ये ईरान के वॉर के बाद से रास्ता बंद हो गया। जापान में एनर्जी क्राइसिस भी होने लगा था। लोगों को एडवाइजरी भी दे दी गई थी कि घर से काम करें। जापान सरकार ने 80 मिलियन बैरल तेल रिजर्व किया और कई सारी चीजें भी हुई, लेकिन अब ईरान से बातचीत करने के बाद जापान को ये राहत मिल गई है और जापान ने भी ईरान की शर्तों को माना है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक टैंकर ने ईरान के केशम और लारक आइलैंड के पास थोड़ी देर के लिए अपना रास्ता बदला और फिर लारक से आगे पूर्व की ओर बढ़ गया और इस रास्ते के लिए ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। ईरान पहले भी इस बात को कह चुका है कई बार कि जितने भी जहाज वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहते हैं उसकी मर्जी से ही निकलेंगे और उन्हें ईरान से बात करनी होगी, IRGC से परमिशन लेनी होगी और ईरान की जितनी भी लीडर्स हैं उनसे परमिशन लेनी होगी, वरना वो जहाज नहीं निकल सकते हैं। जापान लगातार अपने जहाज को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने ईरान के लीडर से बात करी तभी ये पॉसिबल हुआ है। अब इससे अमेरिका को नुकसान हुआ है, कैसे वो भी समझिए। पहला ये है कि दुनिया में एक मैसेज चला गया है कि अमेरिका की नाकाबंदी, नेवल ब्लॉकेट पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। अमेरिका ये बात कहता रहा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने नेवल ब्लॉकेट लगा दिए हैं और इसलिए कोई भी जहाज अब उसकी परमिशन के बिना नहीं निकलेंगे, लेकिन जापान जो चाहता था वो हो गया है, वो भी ईरान की परमिशन से। जापान चाहता तो पहले भी अपने टैंकर को निकाल सकता था क्योंकि अमेरिका उसके साथ था, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। इस युद्ध में अमेरिका के साथ जापान कई तरीकों से रहा है। उसने ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने को गलत बताया था और अमेरिका जापान का सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी भी है। बीच में जब नॉर्थ कोरिया अपने देश में न्यूक्लियर ताकत का टेस्ट कर रहा था तो जापान ने भी कहा था कि अमेरिका से कि वो सारा ध्यान मिडिल ईस्ट में ना दे।
अमेरिका के ट्रूप्स रडार भी इस वक्त जापान में है और इसलिए जापान पर अमेरिका प्रेशर बनाकर रखता है। यहां तक जापान ने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को बार बार अस्वीकार्य बताया था और जापानी प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची और विदेश मंत्री ने भी कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने चाहिए और ये अमेरिका और इजराइल की लाइन से बिल्कुल मेल खाता है। पर अब यही जापान ईरान के साथ है। ईरान के राष्ट्रपति के साथ जापान की बातचीत हो रही है और इसी बातचीत का नतीजा भी यह है कि जापान का जो जहाज है वो अमेरिका की नहीं ईरान की परमिशन से इस युद्ध के बीच में पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर पाया है। इसका मतलब भी यही है कि अब जापान पर अमेरिका का नहीं बल्कि ईरान का प्रेशर बढ़ चुका है और केवल जापान नहीं, अमेरिका के और भी जो दोस्त हैं वो दो धड़ में बढ़ते जा रहे हैं और ईरान के साथ होते जा रहे हैं। चाहे आप मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, मिडिल ईस्ट में भी अब कोई भी देश खुलकर अमेरिका के साथ आते नहीं दिखाई दे रहा है और अब जापान भी अमेरिका से अलग ईरान के साथ बातचीत को बढ़ावा दे रहा है और उससे अपने व्यापार अच्छे रहें इसके लिए लगातार बातचीत पर जोर भी दे रहा है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।